डेफिनेशंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, फिर इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो मैं अगली क्लास में समझाऊंगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करें रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। कोई भी अभिक्रियाएं हो, आप लोग रिएक्शंस 10th में भी पढ़ चुके हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए N2 + 3H2 = क्या हो गया 2NH3, यानी यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हमने शुरू में तो 2 लगा दिया। और हाइड्रोजन कितने, 3 दूनी 6, तो 2 तिया 6। नाइट्रोजन अपने यहाँ 2 है, तो ये कितने हो गए 2। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक आपस में मिलकर जो एक उत्पाद बनाते हैं, तो उस अभिक्रिया को, जिसके कारण वो प्रोडक्ट बन रहा है, उस अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, इस अभिक्रिया के फलस्वरूप ही क्रियाकारक से एक नए उत्पाद की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये भी कितने प्रकार की होती है, जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और एक होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा बाहर निकले। फॉर एग्जाम्पल के लिए जब आप चूना रहता है, ठीक है, तो चूने में जब आप पानी डालते हो, कली का चूना, आप जब पुताई वगैरह करते हैं तो कली का चूने का सूत्र ये होता है, जब उसमें आप पानी डालते हो तो वो क्या होता है, बुझ जाता है। तो बुझ जाता है तो Ca तो एक ही है अपने पास में, O कितने 2 और H भी कितने अपने पास में 2, तो यहाँ पर OH कितने हो गए अपने पास में 2, तो ये बन गया बुझा हुआ चूना। लेकिन जब आप पानी डालोगे चूने में तो आपको एक ऊष्मा निकलती हुई दिखाई देगी, ऊष्मा बाहर निकलती है। तो वो ऊष्मा यदि बाहर निकलती है तो उस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऐसी अभिक्रियाएं जिससे क्रियाकारक से जब उत्पाद बनता है उसके फलस्वरूप ऊष्मा भी बाहर निकले, उन अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये तो उदाहरण हुई। साथ में N2 + 3H2 उत्क्रमणीय भी है ये अभिक्रिया। उत्क्रमणीय मीन्स क्रियाकारक से उत्पाद बन जाता है, उत्पाद से क्रियाकारक बन जाता है। ठीक है, तो उन्हें हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, उसे इससे प्रदर्शित करते हैं। तो N2 3H2 इससे क्या बना 2NH3, इसमें भी ऊष्मा बाहर निकली। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकल रही है उन अभिक्रियाओं को हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, अब हम बात करें ऊष्माशोषी अभिक्रिया की। तो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं N2 + O2, उससे क्या बना 2N2। इसमें ऊष्मा बाहर नहीं निकलती बल्कि और एक्स्ट्रा ऊष्मा को क्या किया जाता है, बाहर से लिया जाता है। ठीक है, तो ऊष्मा को इसमें अवशोषित किया जाता है, इसलिए इस अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। माइनस लगाया मैंने, माइनस मीन्स उसको और एक्स्ट्रा ऊष्मा की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें और एक्स्ट्रा ऊष्मा ली जाती है, वो छोड़ता नहीं है, एक्स्ट्रा ऊष्मा और एक्सेप्ट की जा रही है, उस अभिक्रिया को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, जिनसे क्रियाकारक से उत्पाद बनते हैं। ठीक है, तो उत्पाद बनने की जो क्रिया होती है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कह रहे हैं। ये 2 प्रकार की होती है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। जिसमें ऊष्मा बाहर निकले उन्हें ऊष्माक्षेपी कह रहे हैं, और जिसमें ऊष्मा अवशोषित हो रही है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कह रहे हैं। तो ये आपको रिएक्शन समझ में आ गया। ठीक है, चलिए इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, मोलरता की। मोलरता मीन्स देखिए आप 1 लीटर विलयन, 1 लीटर विलयन, विलयन आप जानते हैं, विलयन जो होता है वो मिलकर बना होता है विलय और विलायक से, विलय से और विलायक से। अब विलय और विलायक आपस में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, विलयन का। जैसे अपन शक्कर में पानी घोलते हैं, तो नहीं, पानी में शक्कर घोलते हैं, सॉरी, तो विलय क्या है शक्कर और पानी क्या है विलायक। ठीक है, तो उससे जो बना, जो सॉल्यूशन बना उसे हमने क्या कहा, विलयन। तो कोई भी विलयन ले लें, 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलयन, विलयन किससे मिलकर बना है, विलय से और विलायक से। तो उसमें कितनी मात्रा में विलय है, विलय के मोलों की संख्या को हम उसकी मोलरता कहते हैं। आ रहा समझ में, 1 लीटर विलयन, जैसे एक पात्र है उसमें मैंने विलयन लिया, विलयन सपोज दैट पानी और शक्कर, उसमें शक्कर विलय हो गई और पानी क्या हो गया, विलायक हो गया, तो दोनों मिलकर तो विलयन बन गए। अब 1 लीटर विलयन में कितना विलय मिला हुआ है, विलय के मोलों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, उसकी मोलरता कहते हैं। ओके, और इसे हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल M से। किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, कैपिटल M से। इसमें विलयन रहता है, उसमें कितना विलय मिला हुआ है उससे हमने उसकी मोलरता कहा, इसे M से प्रदर्शित करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए WB/MB × VmL
इंटू 1000। मैं आपको ये फॉर्मूला इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं और ये मैं आपको करवाऊंगी सॉल्व। WB ये आपका जैसे 2 ग्राम NaCl, 4 ग्राम NaOH, तो जो आपको विलय दिया जाएगा वो कितने ग्राम दिया गया, ठीक है। तो जो ग्राम में मात्रा आपको दी जाएगी वो आपकी कहाँ पर होगी, ऊपर, ओके। B मीन्स होता है विलय, अगर मैं A यूज करती तो वो होता विलायक के लिए, तो यहाँ मैं किसकी बात कर रही हूँ, विलय की। तो विलय में B है, ठीक है। तो ये हो गया विलय कितनी मात्रा में, ये आपको प्रश्न में दिया होगा। MB, M मीन्स होता है मास, उसका द्रव्यमान कितना है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है द्रव्यमान किसे कहते हैं, भार किसे कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन का 16 होता है, ऐसे अलग अलग तत्वों का भार अलग अलग होता है, तो यहाँ आपको भार निकाल के उसको लिखना होगा। BmL आपको कितना आयतन दिया है, जैसे 500 ml में 2 ग्राम NaOH घुला है, तो 2 तो यहाँ आ जाएगा, कितने में घुला है, 500 ml में, तो 500 यहाँ आ जाएगा, और गुणित हमको किसका करना है, 1000 का। तो इस तरह से हम मोलरता निकालते हैं। तो ये दोनों चीजें किसकी है, विलय की, और ये क्या है, आयतन। ये आयतन है, 1 लीटर अगर पूछा जाए तो उसमें 1000 ml होता है, आयतन हमें ml में लेना है। 1 लीटर अगर दिया जाएगा तो हम यहाँ कितना लिखेंगे, 1000, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये फॉर्मूला भी हमें पता होना चाहिए। चलिए अब अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब है हमारा मोलरता। मोलरता मीन्स क्या हो जाएगा, अब हमको लीटर की बात नहीं करनी, इसमें विलायक महत्वपूर्ण होता है, इसमें विलयन नहीं आता, कौन आता है, विलायक। तो हमको क्या लेना है, अगर हम मोलरता की बात करें, डेफिनेशन वही की वही रहेगी, बस हमको यहाँ पर विलायक लेना है। 1000 ग्राम विलायक है, किसमें, विलायक में, इसमें विलयन की नहीं आवश्यकता, हमको सिर्फ विलायक में देखना। 1000 ग्राम विलायक में कितने विलय के मोलों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, उसकी मोलरता कहते हैं। आ रहा समझ में, इसमें कौन महत्वपूर्ण होता है, विलायक। तो विलायक महत्वपूर्ण है, और इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से। तो यहाँ पर स्मॉल m आ जाएगा। विलय के मोलों की संख्या देख रहे हैं, तो विलय तो यहाँ पर रहेंगे रहेंगे, चेंज कहाँ आ रहा है, वहाँ 1 लीटर आयतन था, तो V से प्रदर्शित करते हैं, V मीन्स वॉल्यूम। अब यहाँ पर हम 1000 ग्राम विलायक ले रहे हैं, तो यहाँ पर W, A किसके लिए लगाती हूँ मैं, विलायक के लिए, और B किसके लिए लिखती हूँ, विलय के लिए। तो यहाँ A लगा है यानी विलायक की मात्रा, ओके। तो यहाँ पर हम लोग 1000 ग्राम विलायक है, तो यहाँ पर हम 1000 लिख देंगे, जितनी क्वांटिटी प्रश्न में यहाँ दी जाएगी वो लिख देंगे, या उसका भार लिख देंगे जितना होगा, जैसे NaOH है उसके जितने भी भार हैं उस सबको जोड़ के यहाँ लिख देना है। तो इस तरह से हम इसमें इनपुट कर देंगे, आपकी क्या निकल आएगी, मोलरता निकल आएगी। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। 1000 ग्राम विलायक में विलय के मोलों की जो संख्या होती है उसे हम उसकी मोलरता कहते हैं, और इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, ओके। चलिए मोल संकल्पना, ये क्या होती है, एक संख्या होती है 6.023 गुणित 10 की घात 23। ये एक निश्चित वैल्यू है जिसके द्वारा हम अणु, परमाणु, आयन की संख्या को ज्ञात करते हैं इसके माध्यम से। तो ये एक संख्या होती है, मोल संकल्पना उसी पर आधारित है, ओके। चलिए नॉर्मलता की बात करें। नॉर्मलता जो होती है वो मोलरता की तरह ही है। आपने जैसे 1 लीटर विलयन में देखा था, विलय के मोलों की संख्या देखी थी, है ना। यहाँ पर आप 1 लीटर विलयन में विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को, विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या हम E से प्रदर्शित करते हैं, बस इतना डिफरेंस रहेगा, रखेंगे हम उसमें भार ही, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, 1 लीटर विलयन में विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को, मोलों की संख्या की जगह आप क्या लिखेंगे, मोल लिखते हैं तो m लिखते हैं। अब आप डेफिनेशन में क्या कर देंगे, जब नॉर्मलता निकालेंगे तो नॉर्मलता को हम n से प्रदर्शित करते हैं। 1 लीटर विलयन में, लीटर में बात हो रही है यानी वॉल्यूम ml में लिखना पड़ेगा। तो 1 लीटर विलयन में विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को, मोलों की संख्या में m लिख रही थी मैं, तुल्यांक की संख्या अगर लिखेंगे तो E लिखेंगे, ठीक है। तो आपकी नॉर्मलता का फॉर्मूला हो गया। सब डेफिनेशन एक जैसे है, बस जरा सा चेंज है, तो उसके थ्रू हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो 1 लीटर विलयन में विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को उसकी नॉर्मलता कहते हैं। तो ये अपनी डेफिनेशंस हो गई हैं सारी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये सब चीज़ें ध्यान रही तो आप इसके न्यूमेरिकल्स भी आसानी से कर पाएंगे, जो कि अपन अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके, धन्यवाद।